नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में द्वापर युग फिर से लौटेगा। इसके लिए 30,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा की गई। साथ ही उन्होंने यमुना को निर्मल और अविरल करने का संकल्प लिया है। सीएम ने जन्मभूमि पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। उन्होंने कहा कि ब्रज के रस में श्री कृष्ण बसे हैं। श्री कृष्ण की निष्काम कर्म की प्रेरणा हमें ताकत देती है। जब तक ये प्रेरणा हमारे बीच है, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 वर्षों में 38वीं बार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा का दौरा कर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार के मुख्य एजेंडे में मथुरा का विकास भी शामिल है। मुख्यमंत्री रहते हुए सर्वाधिक बार मथुरा की यात्रा करने का उनका यह रिकॉर्ड सनातन आस्था के प्रति उनकी सरकार के गहरे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। काशी और अयोध्या की तरह ही अब मथुरा भी योगी सरकार के विकास के केंद्र में आ गया है। सीएम योगी ने अपने कार्यकाल में काशी का 160, अयोध्या का 85 और अब मथुरा का 38 बार दौरा किया है। यह दर्शाता है कि योगी सरकार भारत की तीनों प्रमुख धार्मिक नगरियों को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत को अपनी गौरवशाली विरासत पर पूरा गर्व करने का अधिकार है। उसे हम आगे बढ़ाएं। उसका संरक्षण करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा, मिलकर के आगे बढ़ना होगा। हमारे पूर्वजों ने विपरीत परिस्थितियों में भी इसका संरक्षण किया और आज तो सब कुछ है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में भी ये डबल इंजन की सरकार लगातार इसके लिए प्राणपण से जुड़ करके कार्य करना चाहती है और इसलिए आध्यात्मिक विरासत का संरक्षण हो, लेकिन आधुनिक विकास भी हो, सुविधाएं बढ़े। हम अपनी पौराणिक पहचान के साथ ही वर्तमान विकास से जनता जनार्दन को वंचित न करने दें, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई है। मैंने इस बारे में कहा था कि मथुरा वृंदावन के साथ साथ सभी तीर्थों की समग्र विकास के साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक बड़ी कार्य योजना बननी चाहिए मथुरा वृंदावन आदि तीर्थों की दिशा, और उस पर हमारा मंथन चल रहा है। कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है। अकेले ब्रज क्षेत्र के लिए, यहां के समग्र विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपए की एक नई कार्य योजना को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। हमारा ब्रज क्षेत्र फिर से द्वापर की स्मृतियों को ताजा करेगा। जिस ब्रज क्षेत्र में रहकर के अपना पूरा जीवन समर्पित भाव के साथ हमारे पूज्य संतों ने श्री कृष्ण की भक्ति के लिए, श्री राधा जी की भक्ति के लिए, इन पावन तीर्थों के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उन भावनाओं को सम्मान करने के लिए सरकार आज प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपनाने और समाज में शांति और सौहार्द स्थापित करने की अपील की है। सीएम योगी ने पुलिस को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि उनकी भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण न केवल एक उत्सव है, बल्कि यह पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति प्रेरणा का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को राष्ट्रीय कर्तव्यों का आधार बताते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल कर हर व्यक्ति को निष्काम कर्म की प्रेरणा दी। सीएम ने पुलिस से इस उपदेश को जीवन में उतारने की अपील की ताकि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों से भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने कर्तव्यों का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह दायित्व है कि वे नकारात्मक ताकतों को पूरी तरह दरकिनार कर समाज को एकता और शांति के पथ पर अग्रसर करें। उन्होंने थानों, पुलिस लाइनों का और प्रशिक्षण केंद्रों में जन्माष्टमी के भव्य आयोजनों की भी सराहना की, जो पुलिस परिवार की एकजुटता और उत्साह को दर्शाते हैं। सीएम ने पुलिस से इन आयोजनों को प्रेरणा का स्रोत मानकर समाज में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए निरंतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। एक सामान्य नागरिक के लिए उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों की प्रेरणा प्रदान करने वाला
भगवान श्री कृष्ण का कर्म का उपदेश कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह हर व्यक्ति को जिस निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान कर रहा है, वास्तव में यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। यही संविधान के मूल कर्तव्यों का हिस्सा है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान के कर्तव्यों के साथ जोड़ करके हर नागरिक को उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति आगाह भी किया। एक और प्रदेश के नागरिकों के लिए निष्काम कर्म की प्रेरणा, तो दूसरी ओर पुलिस कार्मिकों के लिए भी एक महान प्रेरणा उनके उपदेशों में छुपी हुई है। बहुत स्पष्टता के साथ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। फेमस यूट्यूबर, एक्टर और बिग बॉस ओटीटी विजेता एक्टर एल्विश यादव के घर पर सुबह कुछ बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमलावर बाइक पर सवार थे और 2 दर्जन से भी ज्यादा गोलियां दाग दी गई। बताया जा रहा है कि ये हमला करने के बाद बदमाश मौका देकर फरार हो गए। और बता दें कि एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर यह हमला हुआ है। लड़के करीब 5:30 से 6 बजे के बीच बाइक पर सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उसके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बदमाशों ने 25 गोलियां चलाई। अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। पुलिस ने एल्विश यादव के घर में मौजूद लोगों की सुरक्षा की भी जानकारी ली और आसपास के इलाकों को घेर लिया गया है। हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, लेकिन अभी तक उनकी पहचान नहीं हो पाई है। ये हमला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कुछ ही समय पहले बॉलीवुड सिंगर राहुल फजलपुरिया पर भी इसी तरह की फायरिंग हुई थी और हालांकि इस घटना को पुलिस ने बाद में सिरे से नकार दिया था। 2 बड़े सोशल मीडिया स्टार्स पर हुई इन घटनाओं ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एल्विश यादव अक्सर अपने यूट्यूब ब्लॉगर्स और रोस्ट वीडियो के लिए जाने जाते हैं। एल्विश का नाम पहले भी कई विवादों में आ चुका है, जिनमें रेप पार्टी में सांप के जहर का मामला भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद गर्मा गया है। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में एक मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। इस मामले में 10 नामजद समेत 150 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। बीजेपी और विपक्ष के नेता आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फतेहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल ने घटना के बाद कहा कि हम शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक पूजा कर रहे हैं। हमारे घर में ठाकुर द्वारा मंदिर की एक प्रतीकात्मक तस्वीर लगाकर पूजा हो रही है और जब तक मंदिर नहीं मिलता तब तक हम घर पर ही पूजा करते रहेंगे और कानूनी रास्ते से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म के लोगों से भी अपील करेंगे कि वो अपने अपने घरों में पूजा करें और प्रतीकात्मक मंदिर स्थापित करें। वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में जो कुछ हुआ यह पूरी तरह से कानून के खिलाफ है। लोग कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इस घटना में बीजेपी जिलाध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है, लेकिन उनका नाम एफआईआर में नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि जबकि मेरे खिलाफ पहले ऐसी स्थिति में नाम लिखा गया था जब मैं घटनास्थल से हजारों किलोमीटर दूर था और यह दोहरी मानसिकता दिखाता है। जो हिंसा हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं कि जिस प्रकार से कानून को हाथ में लेने का काम किया गया, तो मैं ये कहूँगा कि उन लोगों के खिलाफ अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई देखने को नहीं मिली है और जो उसमें वहाँ के जिलाध्यक्ष खासतौर से संलिप्त हैं, ताज्जुब की बात है अभी तक रिपोर्ट में नाम तक नहीं उनका। और एक वक्त था कि जब संभल के अंदर घटना घटी थी तो जब मैं हज़ारों किलोमीटर दूर था तो मेरा तो नाम उसके अंदर आ गया, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर अधिकारियों को फ़ोन पर हड़काते हुए नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ गलत है कि क्यों कोई आदमी कानून को अपने हाथ में ले सकता है। हमारा मकसद ये है कि प्रदेश यूपी हो या देश हो, कानून व्यवस्था से चलना चाहिए और हम इसमें विश्वास भी रखते हैं। हम नहीं चाहते कि कानून की कोई उल्लंघन हो और अगर कुछ गलती होती हो तो उसके लिए न्यायालय बैठा है, लेकिन बगैर किसी पक्षपात की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से कुछ लोग
अभी एक रिपोर्ट में नहीं आए हैं। ये एक सवाल या निशान है कि क्यों वो लोग कैमरे पे होते हुए, जहाँ सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रिटन मीडिया में भी आया है, किस तरह से उन लोगों की संलिप्तता शामिल है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट में उनके नाम शामिल नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया और मकबरे पर जिस तरह से घुसपैठ उन लोगों ने की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई किसी धर्म के नाम पर किसी के धार्मिक स्थल पर इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दे सके। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास स्थित एक आश्रम का छज्जा अचानक गिर गया और इस हादसे में 3 श्रद्धालु मलबे के नीचे दब गए। मौके पर स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान भोला प्रसाद 50 वर्षीय निवासी रीवा मध्य प्रदेश के रूप में हुई है और घायल अन्य 2 श्रद्धालुओं के नाम अंश अयोध्या निवासी और रामकर निवासी महोबा हैं। कुछ दिन पहले भी इस आश्रम के छज्जे के गिरने से 3 लोग घायल हो गए थे। इस बार फिर से छज्जा गिरने की घटना सामने आई है और घायल श्रद्धालुओं को पहले श्री राम अस्पताल में प्राथमिक इलाज दिया गया और स्थिति गंभीर होने के बाद उन्हें राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर किया गया। इलाज के दौरान भोला प्रसाद ने दम तोड़ दिया और वहीं अंश और रामकरण का इलाज जारी है, लेकिन दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस तरह की घटना ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और प्रशासन से अनुरोध किया है कि आसपास के आश्रमों और अन्य धार्मिक स्थलों की इमारतों की जांच करवाई जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गोरखपुर जिले के एम्स थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के कारण अपने पिता की कथित तौर पर कुदाल से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान भागवत मिश्रा 60 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि राजी रामसरिया टोला के निवासी मिश्रा के 4 बेटे हैं। आरोपी राधेश्याम मिश्रा पुणे में काम करता था और करीब 10 दिन पहले ही घर लौटा था। पुलिस ने कहा कि शुक्रवार शाम को भी राधेश्याम का पिता से झगड़ा हुआ और उसने जान से मारने की धमकी देते हुए घर से बाहर निकल गया। पुलिस ने कहा कि बाद में रात करीब 11 बजे जब मिश्रा बरामदे में एक चारपाई पर सो रहा था, तभी राधेश्याम कथित तौर पर एक धारदार कुदाल लेकर लौटा और उस पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार शोर सुनकर परिवार के सदस्य वहां पहुंचे तो आरोपी को भागते हुए देखा। पुलिस टीम ने अपराध में इस्तेमाल हथियार जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। मझौला थाना क्षेत्र में गागर नदी में नहाते समय 2 किशोरों की डूबकर मौत हो गई। एक किशोर शुक्रवार की सुबह डूबा तो दूसरा किशोर की शनिवार को डूबने से मौत हो गई और पुलिस ने गोताखोरों की मदद से अब दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। मझौला क्षेत्र के धीमरी निवासी राजेश भारती का 16 वर्षीय बेटा शौर्य 15 अगस्त की सुबह दोस्तों के साथ नया मुरादाबाद स्थित हर्बल पार्क के पास घूमने गया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान शौर्य के दोस्त गागर नदी में नहाने लगे और इसी दौरान शौर्य भी नदी में कूद गया और नहाने लगा और वहां पानी के तेज बहाव में बहने लगा। उसके दोस्तों ने शोर मचाकर उसे बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाया और कुछ ही देर में किशोर लापता हो गया। दोस्तों ने इसकी जानकारी किशोर के घर पर दी। परिजन गागर नदी पर पहुंचे और पुलिस बुला ली। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया और तलाश की गई, तो लेकिन किशोर का कोई पता नहीं चल पाया और शनिवार की टीम ने तलाशी शुरू की तो किशोर का शव मिल गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही था कि इसी दौरान सूचना आगे कि गागर नदी में एक और किशोर बह गया है। मझौला के भोला नगरी निवासी सुनील त्यागी का 13 वर्षीय बेटा आदित्य सुबह दोस्तों के साथ गागर नदी में नहाने गया था और वह बह गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम बुलाई और करीब 2 घंटे की तलाश के बाद उसका भी शव बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर रामकोला थाना क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने आई हाई स्कूल के एक नाबालिग छात्रा की धारदार हथियार से कथित तौर पर हत्या कर दी गई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसका शव बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस मामले में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक रामकोला थाना क्षेत्र के कठबरवा गांव निवासी सरवन की नाबालिग बेटी संजना 16 वर्षीय जनता इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की छात्रा थी। उन्होंने कहा कि वह झंडारोहण में शामिल होने के लिए सुबह करीब 7:30 बजे घर से निकली और शाम तक वापस नहीं लौटी, तो देर रात तक परिजन उसकी तलाश में लगे रहे। उन्होंने बताया कि पिता ने कॉलेज पहुंचकर बेटी के बारे में जानकारी ली तो बताया गया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन आने वालों की हाजिरी नहीं लगती है और यह बताना मुश्किल होगा कि वह कॉलेज आई थी या नहीं। वहीं अब पुलिस को सूचना मिली कि एक लाश मोरवन गांव के बाहर पुलिया के नीचे देखी गई है। उसकी गर्दन और शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से
चोट के निशान हैं और पुलिस ने मौके पर किशोरी की लाश की पहचान करने का प्रयास किया, लेकिन पता नहीं चल पाया तो उसे शवगृह भेजा गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह ने बताया कि आरोप के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज से यूपी T20 लीग का आगाज हो रहा है। पहला मैच मेरठ और कानपुर के बीच हो रहा है। आज बॉलीवुड के कई कलाकार यहां अपनी प्रस्तुतियां देने पहुंचे हैं। शहर के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम पर गत विजेता मेरठ मैवरिक्स और उपविजेता कानपुर सुपरस्टार्स के मुकाबले के साथ ही यूपी T20 लीग का आगाज हो गया है। मुकाबले की पूर्व संध्या पर दोनों ही टीमों ने अभ्यास करके अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया था। यूपी T20 लीग का उद्घाटन मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। लीग में इन दोनों टीमों के अलावा लखनऊ फॉल्कन्स, गोरखपुर लॉयंस, नोएडा विकिंग्स और काशी रुद्रांस के बीच 6 सितंबर तक कुल 34 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग जैसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। बीसीसीआई की ओर से एक स्पेशल टीम इस टूर्नामेंट के लिए भेजी गई है जो भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास करेगी। यूपी T20 लीग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी DK ठाकुर ने सूबे के मुखिया CM योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।